घर में सुबह से बहुत चहल-पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अलग-अलग कामों में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार के काम में लगा हुआ था। घर में कोई बहुत बड़ा फेर-बदल हो रहा था। आरुषि, जो 22 साल की थी, कॉलेज से घर जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? चलो, कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ, तुझे देखने वाले लड़के आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज़ निकली, इतनी जल्दी है क्या माँ? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। हाँ बेटे, एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साह भरे स्वर में कहा। लेकिन माँ, अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ माँ, लेकिन शायद इस रिश्ते से। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। बेटा, बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुम बहुत खुश रहोगी आरुषि। आरुषि की समझ में नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया? पापा का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था, मानो कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूँगा। लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरी किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुन और उनका उत्साह देख आरुषि चुप हो गई। आखिर माँ पापा की इच्छा का मान रख उनकी बात मान गई थी। शाम को लड़के वाले आए। उनकी खूबसूरती देखकर उन लोगों ने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। आरुषि के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख बोल नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? आरुषि इसी की तलाश में थी। जी आंटी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही मेरी शादी हो। उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार को सभी चुप हो गए। फिर उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल 3 महीने की बात है, इसका बड़ा मन है आगे कुछ करने का, लेकिन हम आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 3 महीने तक रुक जाएं तो इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। उसके पिता ने भी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लड़के ने गहरी नज़र से आरुषि की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। आरुषि की किस्मत बहुत अच्छी थी। शादी की तारीख ही 3 महीने के बाद की निकली। आरुषि ने जैसे राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी में इंतजाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। आरुषि ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, तुम हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चली जाओगी, खुशी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। शादी होकर आरुषि ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सबरा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाबा को वहाँ बुलाया नहीं गया। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति विवेक से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? विवेक ने एक बार उसकी तरफ गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे नहीं पता। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ। गाड़ी में अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। यह कपड़े पहनने हैं और यह सेट। विवेक कमरे से बाहर चला गया तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो।
आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देगी। यह हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं। आरुषि अपनी सासू माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने जाने के लिए। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है, सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं, तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुनकर आरुषि के एक और जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। आरुषि बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के लिए एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और आरुषि अपने कमरे में थकी हुई सी कपड़े बदलने लगी। तन से ज़्यादा मन थक गया था उसका। तभी वहां विवेक आ गया और उसने आते ही उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। आरुषि को उल्टी आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? आरुषि ने घबराकर पूछा। विवेक हंसते हुए उसे जवाब दिया, हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते ही हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी ही नहीं ना। बीवी की यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसे समझ में आ गया था कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। विवेक सो चुका था और आरुषि की सारी रात करवट बदलते ही बीती। आरुषि की शादी को 2 महीने हो गए। 15 दिन के लिए उसको विवेक के साथ हनीमून पर भेज दिया गया। उसके पापा उसे लेने आए थे तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वह दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने विवेक से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। और उसी ने अपनी सासू माँ से पूछ लिया, शाम को विवेक मिला लाएगा। सासू माँ ने कहा। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों की टोकरी और मिठाइयों के डब्बों के साथ गहनों से लदी। जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। माँ के गले लगकर आरुषि के आंसू बहने लगे। सभी ने इसका प्यार समझा। शादी के 2 महीने बाद पहली बार जो आई थी तो रोना लाज में ही था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप की खुशी देख आरुषि अपने मन की पीड़ा मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है घर में तो सब यही समझेंगे कि बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुणगान होता है। सब ठीक है, कहा। उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उनके चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता है कि बताना चाहिए ससुराल की हकीकत। माँ बाप को बताए या ना बताए, लेकिन तभी माँ का यह कहना कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। आरुषि ने अपने आप को रोक लिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप विवेक को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं अभी कहती हूँ कि 2 दिन हमारे साथ रह जाने दो, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा ही उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन नहीं था। डिनर करते हुए माँ ने विवेक से कुछ दिन आरुषि को छोड़ जाने के लिए कहा तो विवेक एकदम से तेज आवाज में बोले, नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देखा। उसने अपने आप को संभाला। मेरा मतलब, माँ ने साथ लाने को कहा था, माँ से कहकर नहीं आए हैं।
अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। विवेक की बात सुनकर उसका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वह कितना चाहते हैं, सभी वह खुश हो गए। और उसी समझ गई कि विवेक जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा है, कहीं वह उन सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह विवेक के साथ 4-5 घंटे मायके में बिताकर ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, आरुषि के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही था, जहाँ उसे खाने पीने, पहनने उठने को सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं, अपनों को दुख ना हो, इसलिए विवेक के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। और उसी ने धीरे धीरे ससुराल की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वह सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में आरुषि ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों बस टूट चुका था। ससुर जी बहुत ही अनुशासन वाले थे और पति माँ का आज्ञाकारी बेटा। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारी देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बातें माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। और आरुषि ने यह बात गांठ बांध ली थी कि अगर उसे अपना अस्तित्व बनाना है और बचाना है, तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन आरुषि को पता था कि किसी के दिल को जितना हो सके सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीज़ों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपना लो। और उसी खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ बनाती। उसे पता था उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट और फ्रूट आदि दिए जाते थे। पति को भी खाने में आलू के पराठे दही के साथ बेहद पसंद थे। वह हर रोज़ अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व करती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। उनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। और उसी के व्यवहार से सास ससुर पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि आरुषि उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में आरुषि की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ऊपर से उनके बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज श्रृंगार में लगा देती, जब तक कि 2-3 मैसेज नहीं आ जाते कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू होना तो थोड़ा इस तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। यह वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसको अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती, तुम्हारी बहुत बहुत समझदार और बहुत सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू को तजब्बो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और उसकी सास के मन में जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है।
उनके घर के रीति रिवाज, खान और तरीकों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकर के काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती, वह हमेशा कह देती, मम्मी मैं बेशक छोटे घर की ही हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियाँ आपसे जलेंगी। अब इस पर वह आगे कुछ ना कह पाती। धीरे धीरे करके 5-6 महीने बीत गए, लेकिन आरुषि ने मायके जाने के लिए नहीं कहा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी और मायके वालों को समझा भी दिया था कि सास ससुर ने सारे घर की जिम्मेदारी उसे दे दी है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है तो ज़्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देख परेशान थे। एक दिन अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। यह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी, अगर उसने अपने मायके का मोह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसके साथ उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं, घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है और उसी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बदल जाएगी, मायके भी जाना नहीं चाहेगी। और उसी बेटे हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिन अपने घर जाकर रह आओ। वैसे शादी को 8 महीने हो गए और तुम एक भी दिन जाकर नहीं रह पाई मायके में। उनको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायम भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उनके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान दो और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की, परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। ससुर ने भी जाने की सहमति दे दी, पर विवेक थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर और उसी कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। मन ही मन वो बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई और उसी ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जा सकती हूँ या फिर तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत पड़ गई? सास ने व्यंग करते हुए कहा, अब बहू तो आपकी ही हूँ, पैसे वालों की। वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फ़ायदा, सभी ऐसा करते हैं और आपने भी तो यही किया था। उसने एक तीर निशाने पर मारा। सासू माँ ने उसे हैरानी से देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने कभी। तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। वह तो मैं भूल ही गई, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। आरुषि ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को हुई, आरुषि पूछ बैठी, मम्मी जी अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ तो घर का मान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ। उसने अपनी सास से झुककर आशीर्वाद लिया। सारा सामान उसने सूटकेस में रख लिया। उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। आरुषि मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंत की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी है। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। बस 1-2 कदम और मंजिल उसे पास आती दिख रही थी। अभी 5 दिन भी नहीं बीते थे कि सास का फ़ोन आ गया कि उनके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का घर का सेट किया था वह सब बिगड़ रहा है। आरुषि ने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं, अब तो कुछ दिन रहकर ही आना। शादी के बाद पहली बार गई हो। 10 दिन होते होते विवेक का भी फ़ोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? आरुषि को भी याद तो आ रही थी, लेकिन
वह यह कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? मम्मी जी ने ही तो भेजा है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। अब उसके भाई का फ़ोन पहुंचा कि जीजा जी आए हुए हैं। उससे हैरानी हुई। घर आई तो देखा विवेक सभी के हंस हंस के बातें कर रहे थे। यह वो बोलो विवेक नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था जो उसने विवेक से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार विवेक ने कहा भी, ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा था, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले और जो उनका सम्मान करता है वह आपको भी तो अच्छा लगता है। मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना। उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। विवेक उसका इशारा समझ गया था कि अरुषि क्या कहना चाहती है और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की कि पति का प्यार तो सबको चाहिए पर माँ पिता का सम्मान भी करे, यह भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था। माँ का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर विवेक ने वहीं रुकने को कहा तो उसने बोल दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद विवेक चला गया और आरुषि को अपनी मंजिल नज़दीक नज़र आने लगी। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल पहुंची। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर खुश हो गई। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, कुछ दिन निकल गए। सासू माँ उदास थी। आरुषि समझ गई थी उसकी सासू माँ क्यों उदास है। विवेक अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला। आपकी उदासी दूर हो जाएगी मम्मी जी, उसने मन ही मन में कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहाँ आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर जड़ रह गई। आज 15 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्तों में दूरियां आ गई थी। ससुराल की वजह से वह मायके को भूल बैठी। फिर 15 साल पहले माँ बाप के जाते ही यह दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई अपनी बहन के तेवर देख यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर का दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। वह हमेशा अपने भाई को याद करती पर अहंकारवश कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है सरिता। सरिता चुप रही। तब तक आरुषि आ गई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में, पहले चाय पी लीजिए। आरुषि ने बोला तो सरिता की आंखों में आंसू आ गए। सरिता का सारा अहंकार पिघलकर बह गया। भाई ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था। पिछले 15 सालों में जो आसपास बन चुका था सोने का। भाई बहनों का मिलन देख आरुषि बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 15 सालों के गिले शिकवे निपटाकर अपने घर गृहस्थी की बातें करने में लग पड़े थे। मानो कभी कोई दूरी थी ही नहीं उनके बीच। विवेक और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख विवेक भी बहुत खुश था। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न दिख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन आरुषि ने उनका मिलन कराया। जान, उसने आरुषि को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था। आरुषि के जीवन का सबसे खुशी का पल था
जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वह सब भी मेरे साथ हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो मैंने भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहां वह जैसे चाहे अपने घर को चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से आरुषि ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।